विहान एक मरे हुए इंसान की तरह जमीन पर पड़ा था। विहान को ऐसे देखकर भी बीनू काका अपनी जगह पर बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी भी घबराहट नहीं थी। तभी विहान अचानक से हाँफते हुए उठा। उसकी सांसें वापस आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी मौत को छूकर आया हो। विहान ने अपनी आंखें खोली। अब उसे इस कमरे में सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था, लेकिन अभी भी उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। विहान के कानों में तेज आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई आवाजें एक साथ कुछ बोल रही हो। ये आवाजें उसके दिमाग को चीर रही थी। फिर से शुरू हो गया। विहान अपना सिर पकड़कर बैठ गया। विहान के कानों में गूंजती आवाजें और तेज होने लगी। बीनू काका चुपचाप विहान को देख रहे थे। उनके चेहरे पर बस एक गहरी मुस्कान थी। बीनू काका ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब वो आवाजें सुनाई दे रही है जो पहले नहीं देती थी? विहान ने कराहते हुए हाँ में जवाब दिया। बीनू काका मुंह बंद कर बस हंसे जा रहे थे। उनका इस तरह हंसना विहान को गुस्सा दिला रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, यहां मेरी जान जा रही है और इस बुड्ढे की हंसी नहीं छूट रही। विहान अपने कानों को जितना जोर से बंद करने की कोशिश करता, आवाजें उतनी ही तेज होती जा रही थी। बीनू काका ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अभी अनंत यामी की शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। विहान ने चिढ़ते हुए कहा, तो क्या करूं मैं? बीनू काका ने उसी गंभीर लहजे में कहा, तुम्हें अपनी ताकत की आवाज को शांत करना सीखना होगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अपने दिमाग में किसी चीज को सोचो, कोई आसान सी चीज। विहान ने दर्द सहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग में मेघा के दिए हुए उस स्प्रिंग वाले गुड्डे के बारे में सोचा। बीनू काका ने आगे कहा, अब उसका रंग याद करो, उसका टच याद करो, उसे बस देखते रहो। विहान अब बस उसी गुड्डे के बारे में ही सोच रहा था। कुछ ही पल में विहान को यह महसूस हुआ कि वो गुड्डा जैसे उसने अपने हाथों में पकड़ रखा है। उस गुड्डे के बारे में सोचते ही अचानक वो सारी आवाजें आनी बंद हो गई। विहान ने अपने कानों पर से हाथ हटाया। अब उसे फिर से सब कुछ साफ दिखने और सुनाई देने लगा था। सामने बीनू काका खड़े थे, हमेशा की तरह चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। बीनू काका ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब ठीक लग रहा है ना? विहान ने धीरे से हाँ में जवाब देते हुए पूछा, तो क्या मैं अब एक दूरदर्शी बन गया? बीनू काका ने अपनी सीट से उठते हुए कहा, इसे मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना कहते हैं। तुम्हें इसे रोज करना पड़ेगा। विहान टेबल का सहारा लेकर उठा और उसने सबसे पहले पूछा, तो क्या मैं अब एक दूरदर्शी बन गया हूं? बीनू काका ने गर्म पानी का ग्लास हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बधाई हो। अब इसके साथ मैं तुम्हें एक और पावर के बारे में बताता हूं। यह है दिव्य झलक। विहान को इस दिव्य झलक का मतलब भी नहीं पता था। बीनू काका ने विहान के चेहरे पर उलझन देख ली और आंखें घुमाते हुए कहा, दिव्य झलक को एक्टिवेट कर तुम किसी की अंतरात्मा को देख सकते हो। मतलब वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। किसी बीमारी से परेशान तो नहीं। तुम अगर इसे पूरी तरह सीख लो तो किसी की उम्र भी देख सकते हो कि वो कब तक जिएगा। ये सब सुनकर विहान के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने पूछा, एक्टिवेट करके? समझा नहीं। बीनू काका ने उसकी उलझन खत्म करते हुए कहा, 3 बार मन में ओम बोलकर तुम अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लोगों के अंतरात्मा को देख सकते हो। और इसे डीएक्टिवेट करने के लिए वापस से मन में 3 बार ओम का जाप कर लेना। विहान ने मन में 3 बार ओम बोलकर अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट किया और बीनू काका की अंतरात्मा को देखा। वो अंदर से बीमार लग रहे थे। विहान को थोड़ा दुख हुआ। बीनू काका की सेहत अब डूबती जा रही थी। विहान ने ओम का जाप कर अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का तरीका सीख लिया, लेकिन अब वो बहुत थक चुका था। बीनू काका ने उसे आराम करने की सलाह देते हुए कहा, शुरुआत में थकावट होगी ही, तुम जाकर आराम करो और विकास के घर जरूर जाना, उन कालवेद के पन्नों के लिए। विहान लंगड़ाता हुआ बीनू काका के कमरे से बाहर निकल गया। आज पहली बार उसे अपनी छड़ी की जरूरत महसूस हुई। विहान ने बाहर निकलकर घोड़ा गाड़ी ली, घर पहुंचा और सीधे अपने बिस्तर पर गिरा
और सो गया। विहान काफी देर तक सोता रहा और जब वो उठा तो पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन उसे भूख भी लग रही थी। कुछ देर बाद पेट और इरादे दोनों से भरा हुआ विहान अपने घर से बाहर निकला। अब उसे अपना पूरा ध्यान कालवेद के पन्नों को खोजने में लगाना था। विहान चलते हुए गोदोलिया चौक तक आ गया। धर्म के बताए अनुसार उसे सोनारपुर में स्थित अपने पुराने घर से लाहौरी टोला में स्थित विकास के घर के बीच जाना था। शायद कहीं उस कालवेद के पन्ने की मौजूदगी महसूस हो सके। जब विहान सोनारपुर के पुराने घर के पास पहुंचा, उसने अपनी दिव्य झलक एक्टिवेट कर ली और विकास के घर की तरफ बढ़ने लगा। उस भीड़ भाड़ वाली सड़क के बीच अचानक उसे कुछ महसूस सा हुआ और वो एक पल के लिए रुक गया। क्या यही वो एहसास है? क्या कालवेद के वो पन्ने पास ही हैं और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ? विहान जैसे ही उस तरफ घूमा, उसे वही एहसास दूसरी दिशा में हुआ। विहान दूसरी तरफ मुड़ा इस उम्मीद में कि पन्ने उधर हैं, लेकिन फिर वो एहसास तीसरी ओर से आया। विहान कंफ्यूज था कि उसने आसपास देखा और तब उसे पता चला वो मौजूद लोगों की अंतरात्मा को महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि पूरे मोहल्ले पर उदासी का साया फैला हुआ था। हर ओर निराशा छाई हुई थी और वो मन ही मन बुदबुदाया, जब पूरा इलाका बरसों से गरीबी में फंसा हो तो सारी उम्मीदें खो जाती है और बाहर निकलना नामुमकिन लगने लगता है। वो खुद को वहां इमेजिन करने लगा। अगर उसे धर्म का ऑफर नहीं मिला होता तो शायद वो भी आज वहीं होता। हर कोने से आती डिप्रेशन की भावनाओं से बचने के लिए विहान जल्दी से आगे बढ़ गया। विहान आगे चलता रहा। वो मन ही मन प्रार्थना करता जा रहा था, काश वो पन्ने मुझे कहीं दिख जाए। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन विहान को कहीं से कुछ पता नहीं चल पाया। अब विहान ने हार मान ली थी। तभी विहान की नजर अपने रिवॉल्वर पर गई और उसने शूटिंग रेंज जाने का मन बना लिया। विहान ने शूटिंग रेंज पहुंचकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसका निशाना पहले से बेहतर होने लगा था। विहान ने मन ही मन सोचा, क्या ये मेरी प्रैक्टिस का असर है या अनंत यामी की उस औषधि का? लेकिन कैप्टन ने कहा था कि दूरदर्शी में लड़ाकू शक्तियां नहीं मिलती, तो शायद ये औषधि का असर नहीं, मेरे फोकस का नतीजा है। वो पहले से कहीं ज्यादा लग रहा है। विहान खुश था। उसने मुस्कुराते हुए निशाने की तरफ देखा, लेकिन उसकी ये मुस्कान एक ही पल में घबराहट में बदल गई। विहान ने देखा कि निशाने पर लगी गोलियां टारगेट से निकलकर वापस उसकी तरफ आ रही है। अपने सामने इतनी गोलियां एक साथ आते देख विहान के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। एक भी गोली उसे लगती तो वो सीधे परलोक पहुंच जाता। विहान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। वो बस अपनी जान बचाना चाहता था। वो पीछे हटने लगा। वो गोलियां विहान के नजदीक पहुंच चुकी थी। विहान ने आसपास देखा, उसे एक कपड़ा दिखा। विहान ने झट से वो कपड़ा उठाया और उसे झटकते हुए गोलियों के सामने कर दिया। वो गोलियां उस कपड़े में ऐसे समा गई जैसे वो उसी कपड़े का हिस्सा हो। विहान को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसकी जान बच चुकी थी। विहान अब समझने की कोशिश कर रहा था कि वो गोलियां वापस कैसे आ गई। नॉर्मल गोलियों के साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। तभी उसने अपनी गोलियों के डिब्बे को खोला। डिब्बे में रखी गोलियों को देखकर विहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जो गोलियां इस्तेमाल की थी वे राक्षसों और बुरी शक्तियों पर इस्तेमाल होने वाली विशेष गोलियां थी। वो बुदबुदाया, क्या राक्षसों का शिकार करने वाली गोलियां इतनी खतरनाक होती है? अब इस घटना के बाद विहान का और निशानेबाजी करने का मन नहीं रहा। वो वहां से निकलकर सीधे सिक्योरिटी कंपनी पहुंचा और बीनू काका के कमरे में गया। उसकी नजर फिर से उस पुखराज वाले तावीज पर पड़ी। वो लालची निगाहों से उसकी तरफ देख ही रहा था। तभी पीछे से कमरे में आते हुए बीनू काका बोले, नींद ठीक से हो रही है ना? कोई अजीब आवाजें तो नहीं सुनाई देती रात को? विहान ने चौंकते हुए उनकी तरफ मुड़कर कहा, नहीं। बीनू काका ने हल्के रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, फिर मुझसे सीख लो। नींद में नाम लेकर बुलाने वाली आवाजें कोई मजाक नहीं होती, इन्हें हल्के में मत लेना। विहान ने हाँ में सिर हिलाया। बीनू काका ने विहान को बैठने का इशारा किया और खुद कॉफी बनाने लगे। फिर दीवार पर लटकते ताबीज की ओर देखते हुए बोले, देख रहा हूं कि तुम्हारी नजर इस पर है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस पुखराज वाले ताबीज का इस्तेमाल
भविष्य देखने के लिए कैसे किया जाता है। विहान के चेहरे पर खुशी आ गई। बीनू काका ने दोनों कप कॉफी विहान के सामने रखते हुए कहा, अब तुम इनमें से किसी एक कप में कोई गंदी चीज मिला दो, कुछ ऐसा जो मैं कभी न पी पाऊं। तब तक मैं बाहर से एक चक्कर काट कर आता हूं। विहान को समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने हामी भर दी। ठीक है, करता हूं। बीनू काका बाहर निकल गए। विहान ने इधर उधर देखा, फिर अपने जूते में लगा थोड़ा सूखा कीचड़ निकालकर बाईं ओर वाले कप में डाल दिया और तब तक मिलाता रहा जब तक दोनों कप की कॉफी का रंग एक जैसा नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद बीनू काका लौटे। मिला दिया? विहान ने हां में सिर हिलाया। बीनू काका दीवार से ताबीज उतारकर दोनों कपों के सामने बैठ गए। तो चलो अब शुरू करते हैं। उन्होंने ताबीज में लगे पुखराज को घूरते हुए एक एक कप के ऊपर घुमाया। विहान सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। ताबीज अचानक एक कप के ऊपर गोल घूमने लगा। बस यही वो कप है जिसमें तुमने मिलावट की है। बीनू काका की इस मैजिक ट्रिक को देखकर विहान हैरान रह गया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपने कैसे पता लगाया? बीनू काका विहान के सामने आकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, ये होती है भविष्यवाणी की ताकत। पुखराज वाला ताबीज कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे गलत नतीजों से बचा जा सकता है। उन्होंने ताबीज को उठाते हुए आगे बताया, तुम्हें बस किसी एक वाक्य के बारे में सोचना होता है और यह ताबीज उसके सच या झूठ होने का इशारा करता है। घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज घूमे तो सच और उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो झूठ। विहान की आंखें सिकुड़ गई। उसने पूछा, आपने कौन सा वाक्य सोचा जिससे ताबीज ने सही कप को चुना? बीनू काका ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने बस एक कप की तरफ देखा और सोचा इस कप में सिर्फ कॉफी है। अगर ये सही होता तो ताबीज घड़ी की दिशा में घूमता, लेकिन वो उल्टी दिशा में घूमा। मतलब साफ था, यही खराब वाला कप था। विहान ने तुरंत ताबीज को हाथ में लेते हुए पूछा, मुझे ये एक मिल सकता है? बीनू काका मुस्कुरा दिए। कैप्टन से मिल जाएगा। एक फॉर्म भर कर देना होता है। मैं वो फॉर्म भर दूंगा, तुम कैप्टन को दे देना, काम हो जाएगा। फिर अगले कुछ घंटों तक विहान वहीं किताब पढ़ता रहा। उसने भविष्यवाणी के अलग अलग तरीके और उनसे जुड़ी मंत्र विधियां सीखी। ये सब एक साथ समझना विहान के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। अगर दूरदर्शी वाली औषधि से उसकी याददाश्त तेज न हुई होती तो वो किताब की बातें उसी वक्त भूल चुका होता। अगले दिन जोरदार बारिश हो रही थी। विहान रोशनी और कमल के साथ बैठकर बारिश की उस दोपहर में लंच कर रहा था। कमल वही था जिसने गोपनीयता का नियम तोड़ने वाले एक अनंतयामी की जानकारी धर्म को दी थी। विहान ने बड़े गर्व से अपनी नई पुखराज वाली लॉकेट को अपनी कलाई पर बांध रखा था। कमल ने अपना लंच खत्म करते हुए कहा, कैप्टन तो बाहर गए हैं और बाकी सारे अनंतयामी किसी जरूरी काम पर हैं। हम एक झपकी तो ले ही सकते हैं। और रोशनी हंस पड़ी। ऑफिस में सो लेने में कोई बुराई नहीं है, क्यों विहान? विहान ने बस एक स्माइल दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आम सा सूट पहने बारिश में भीगा हुआ आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो थोड़ा हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। उसने अपनी टोपी उतारते हुए कहा, माफ कीजिए, दखल दे रहा हूं, लेकिन बात बहुत जरूरी है, मेरी मदद कीजिए। घबराहट और डर उस आदमी के चेहरे से साफ झलक रहा था। विहान ने खाते हुए ही कहा, माफ कीजिए, हम लोग लंच कर रहे हैं और हमारे बाकी के सदस्य बाहर हैं। आपको कम से कम 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। विहान के जवाब में उस आदमी ने चीखते हुए कहा, 1 घंटा नहीं है मेरे पास। अगर आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा क्या अनर्थ होने वाला था? कौन था वो आदमी? क्या विहान उस आदमी की मदद कर पाएगा? क्या विहान अनंतयामी बनने के बाद कालवेद के पन्नों को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।